सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सभी हाथ नीचे कर। बोल 85 जय मूल्यवासी, बोल 85 जय मूल्यवासी। संविधान दिवस जिंदाबाद, संविधान दिवस अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम लोग बैठ जाए अपनी जगह पर। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने भांजी भाई राठौर साहब को आग्रह करूंगा कि डायस पर आए और अपनी बात रखेंगे। तालियों से साउंड सिस्टम को पकड़ना ये चलता है मगर आवाज नहीं जा रहा है साहब। बंद। हेलो, मंच पर विराजमान मैं बांधता हूँ सर। सभी मूल निवासी बंधुओं, साथियों, आज हम लोग संविधान मना रहे हैं। बस आ गया इसको बहुत सारे हो गया साथियों, आज हम लोग हमारे देश का, जिस देश के हम मूल निवासी हैं, उस देश को एक मूल निवासी महापुरुष ने देश कैसे चलना चाहिए, लोग कैसे चलने चाहिए, उनके लिए जो गाइडलाइंस बना के इस संविधान के माध्यम से इसको लोकसभा में और दोनों सदनों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पारित करवाया। उस संविधान की जो आप लोगों ने अभी तक सिर्फ चर्चा सुनी थी, लेकिन उसमें क्या लिखा गया है, क्या आपका अधिकार है, उसकी जानकारी भारत की सरकार को देना चाहिए। लेकिन जिस भारत की सरकार को हम लोग चुन के भेजते हैं और चुन के भेज के जो सरकार में बैठे हैं, शासन करते हैं, उस शासक वर्ग के लोगों ने आज तक संविधान के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की, ना करवाई, ना टीवी में डिबेट किया, ना प्रेस में आउट किया। सवाल ये होता है कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तब अंदर से हमको एक जवाब मिलता है, अरे ये संविधान तो मूल निवासी लोगों के लिए है, इसमें तो सभी मूल निवासी को अधिकार दिया है, इसमें विदेशी का कोई स्थान नहीं है। और जो विदेशी शासक हमारे पे शासन कर रहे थे,
उनका तो सभी अधिकार उसमें छीन लिया गया है। जब उनका सब अधिकार छीन लिया गया है और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल निवासियों को अधिकार दिलाया, तो क्या ये लोग इतना मूर्ख है कि आपको मूल निवासियों को संविधान पढ़ा के आपको जगाएंगे? इतने मूर्ख और ये गधे ये लोग तो नहीं है। प्रशासन में बैठे, न्यायपालिका में बैठे, ये भी इतने मूर्ख और इतने गधे तो है नहीं। ये संविधान को जानते हैं, सभी बातें समझते हैं और संविधान की शपथ लेकर राजनीति में, शासन में, प्रशासन में और न्यायपालिका में जाते हैं। और वहां जाने के बाद उनकी एक मानसिकता है और उसके दिमाग में जो एक संविधान भरा पड़ा है, जो संविधान हजारों साल से उसके दिमाग में है, वो संविधान है मनुस्मृति। आज तक उनके दिमाग में से मनुस्मृति नाम का संविधान निकला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके दिमाग से निकालने की कोशिश की कि मैं ये लागू करवाता हूं और ये लागू करेंगे, लेकिन आज तक संविधान को इन लोगों ने लागू नहीं किया। क्या कारण है नहीं लागू किया? तो संविधान में आपको कौन सा अधिकार मिला है, मैं इसके लिए आपको थोड़ी बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले इस देश में जो व्यवस्था थी वो ऐसी खड़ी व्यवस्था थी और इस खड़ी व्यवस्था में ब्राह्मण यहां सब में टॉप में था और इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र, ये ऐसी व्यवस्था थी। इस खड़ी व्यवस्था में यहां ब्राह्मण टट्टी करता था, मैं टट्टी शब्द यूज करता हूं, तो वो टट्टी करता था तो टट्टी नीचे तक आती तो नीचे उठाने का काम कौन करते थे? टट्टी उठाने का काम ये लोग करते थे। ये गंदगी डालते थे, गंदगी उठाने का काम ये करते थे। ये जो खड़ी व्यवस्था थी और इस खड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए उसका जो संविधान था वो था मनुस्मृति। बाबा साहब अम्बेडकर को जैसे संविधान बनाने का मौका मिला, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मौके का 100% फायदा उठाया और उसी के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहला ये काम किया और बड़ा अधिकार दिया जो दुनिया का कोई भी आदमी इतना बड़ा अधिकार दे नहीं सकता है। और वो अधिकार, ये जो खड़ी व्यवस्था थी, इस खड़ी व्यवस्था को नीचे के लोगों को उठाया। जैसे नीचे के लोग उठे, ब्राह्मण अपने आप गिर गया। जब अपने आप गिर गया, इसका मतलब इक्वल हो गया। ये इक्वालिटी की व्यवस्था, समानता की व्यवस्था, सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने ये समानता का अधिकार भारतीय संविधान में लिखा कि भारत के सभी नागरिक, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, ये सभी समान है। इसका मतलब ये जो ब्राह्मणों की जो खड़ी व्यवस्था थी, उस खड़ी व्यवस्था में बाबा साहब ने ब्राह्मणों को गिराया नहीं, लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो नीचे गिरे हुए लोग थे उसको उठाने का काम किया। और जैसे ये हमारे लोग उठे, ब्राह्मण अपने आप डाउन हो गए, गिर गया। इसके लिए व्यवस्था, ये समानता की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में दी। इतनी महान ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दी है कि कल तक हमारे लोग ब्राह्मणों की परछाई
ब्राह्मण हमारी परछाई से भी दूर रहते थे, परछाई तक हमारी नहीं लेते थे, और हमारे लोग जब उसके पास कुछ मांगने को जाते थे तो दूर से लात मारते थे। ऐसी परिस्थिति के लोगों को, जो इंसान थे लेकिन उसको जानवर बना के रखा था, उस जानवर को इंसान बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने करके समानता का अधिकार दिया। और इसी समानता के अधिकार के तहत आज आप लोग ब्राह्मण की बराबरी कर सकते हैं, ब्राह्मण की बराबरी आप कर सकते हैं। कल तक हमारे पुरखे उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। ये बराबरी का अधिकार संविधान में बाबा साहब ने लिख कर दिया। क्यों? बाबा साहब जानते थे कि अगर मैं इस संविधान में इस अधिकार को मैं लिख के नहीं दूंगा, हो सकता है मेरे मरने के बाद ये शैतान लोग जो मैंने बराबर कर दिया है वो वापस गैर बराबरी की व्यवस्था निर्माण कर देगा। अगर संविधान में मैं डालूंगा तो उसके बाप की ताकत नहीं है कि उसको वो मिटा सके, इसलिए संविधान में यह चीज डाला। दूसरा सबसे बड़ा अधिकार हमारे मूल निवासी लोगों को, SC, ST, OBC, मनुस्मृति कहती है कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में पढ़ने का अधिकार सभी नागरिक और बच्चों का है, और वो पढ़ाने की जिम्मेवारी सरकार की बाबा साहब ने लगाई। पढ़ने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया। जब बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दूसरा हम लोगों को दिया, उस समय पे हमारे लोग नंगे भूखे रहते थे। जिनको तन पे कपड़ा नहीं होता था, क्या वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते थे? बाबा साहब जानते थे कि मैं जिसको पढ़ने का अधिकार दे रहा हूं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज नहीं सकते हैं, वो डरेंगे, उनके पास किताबें नहीं होगी, किताबें लेने के लिए उनके पास कपड़ा तक नहीं है, वो पैसा नहीं है तो कपड़ा और किताबें कहाँ से खरीदेगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेशन के साथ साथ जो भी SC, ST के बच्चे अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे, और जो स्कूल में बच्चा पढ़ने को जाएंगे उस बच्चे को स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। लालच दिया बाबा साहब ने, और इसी स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप की वजह से SC, ST के अनपढ़ लोगों ने पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण किया कि नहीं किया? अनपढ़ लोगों ने पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण किया। यह संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। मनुस्मृति कहती कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं, बाबा साहब ने बोला सभी को पढ़ने का अधिकार है। ये पढ़ने का अधिकार भी बाबा साहब ने संविधान में लिख के दिया। इसके बाद बाबा साहब ने सोचा कि मैं जिन लोगों को एजुकेशन तो दे दूंगा, वो पढ़ लिख जाएंगे, डिग्री आ जाएगी, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये शैतान इसको कहीं पे भी नौकरी धंधा रोजगार नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तीसरा जो हम लोगों को अधिकार दिया कि गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी रिक्रूटमेंट होगी, भर्तियां होगी, उस भर्तियों में SC, ST के लोगों को 22.5% आरक्षण के माध्यम से उसको नौकरी में रखा जाएगा। आरक्षण का प्रावधान किया।
ये संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का दिया हम लोगों को। इसके साथ साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने शासक बनने के लिए राजनीतिक अधिकार दिया, राजनीतिक आरक्षण भी दिया। इससे भी बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि ब्राह्मणों की ये जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ब्राह्मण ने 4 अधिकार अपने पास रखे थे। पहला था पढ़ना, दूसरा था पढ़ाना, तीसरा था धन संपत्ति और चौथा हथियार धारण करना। क्षत्रिय को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं था, वैश्यों को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं था। पढ़ाने का मतलब आप जानते हो कि पढ़ाने वाले को क्या बोला जाता है? पढ़ाने वाले को गुरु बोला जाता है। ब्राह्मण ने गुरु बनने का अधिकार अपने पास रखा था, सबसे बड़ा अधिकार, कि ब्राह्मण सबका गुरु बन सकता है, लेकिन ब्राह्मण का गुरु कोई नहीं बन सकता है। और ये अपने आप को उसने गुरु घोषित करके दिमाग में, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में घुसेड़ दिया कि अगर आपको रक्षा करनी है मनुष्यों में, तो आपको सिर्फ ब्राह्मण की रक्षा करनी है, और प्राणियों में अगर आपको किसी की रक्षा करनी है तो गाय की रक्षा करनी है। इसका मतलब गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना है, बाकी किसी की रक्षा नहीं करनी है। ना महिला की रक्षा करनी है, ना छोटे बच्चे की रक्षा करनी है, सिर्फ ब्राह्मण की रक्षा करनी है। और जानवरों में अगर आपको रक्षा करनी है तो गाय की करनी है, खरगोश की भी नहीं करनी है, और किसी की नहीं करनी। इसी की बदौलत मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में वो आज तक उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद उसने अपने शास्त्रों में लिखा कि पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना। क्या मतलब है इसका? पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, मतलब विप्र मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण कितना भी झूठा आदमी हो, कितना भी व्यभिचारी आदमी हो, कितना भी गुंडा आदमी हो, कितना भी मवाली हो, कितना भी चोर हो, कितना भी डाकू हो, कितना भी लुटेरा हो, सब कुछ उसमें गुण होगा, फिर भी आपको ब्राह्मण को पूजना है। अब देखिए, फिर भी आपको ब्राह्मण को पूजना है, लेकिन किसको नहीं पूजना है? शूद्र को नहीं पूजना है, क्षत्रिय को नहीं पूजना है, वैश्य को नहीं पूजना है। चाहे कितने भी अच्छे हैं, चाहे शूद्र कितना भी अच्छा है, कितना भी ज्ञानी है, उसकी पूजा नहीं करनी है, उसको नमन नहीं करना है। क्षत्रिय कितना भी बड़ा है, उसका नमन नहीं करना है, उसको पूजना नहीं। ये जो सदियों से जो दिमाग में डाली हुई है जो चीज है, वो चीज रिफ्लेक्ट करती है, और इस चीजों के माध्यम से आज हमारा मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को उसको आंख से आंख नहीं मिला सकता है, उसकी नजरें झुका दी। मैं एग्जाम्पल दूंगा कि अगर सामने से ब्राह्मण चला आता होगा और उसके सामने मूल निवासी का साया 70 साल का साया 80 साल का आदमी जाता होगा, और वो 20 साल का जवान होगा ब्राह्मण, तो वो हमारा मूल निवासी उस ब्राह्मण के सामने नजर से नजर नहीं मिलाएगा, ऐसे नजर झुक जाएगी, और नजर झुक के बोलेगा, पाए लगा पंडित जी। नजर झुक जाती है। इतना भयंकर इन लोगों ने जो काम करके रखा है, जो आज तक सदियों से इस दिमाग में फुसा भरा पड़ा है, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को खत्म किया। ये गैर बराबरी की व्यवस्था थी, उस गैर बराबरी की व्यवस्था बाबा साहब ने खत्म की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्षत्रिय को भी पढ़ाने का अधिकार दिया। क्षत्रिय भी गुरु नहीं बन सकता था, क्षत्रिय पढ़ा नहीं सकता था,
क्षत्रिय को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाने का अधिकार दिया, गुरु बनने का अधिकार दिया। जो पढ़ेगा वो पढ़ाएगा। यह अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। उसी आरक्षण के माध्यम से हमारे मूल निवासी लोग नौकरी में लगे। नौकरी में लगने के बाद उसके पास धन आया, धन संपत्ति आई, धन आया। शूद्रों को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने बोला ये भी धन रख सकता है, धनपति हो सकता है, धन का अधिकार मिल गया। हथियार धारण करने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नौकरियों में आरक्षण दिया, उसकी वजह से जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पुलिस में भर्ती हुए, मिलिट्री में भर्ती हुए, हथियार उठाया, हथियार का अधिकार मिला। जो जो अधिकार हमारा छीना गया था सदियों से, वो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इस संविधान के माध्यम से वापस दिया है। और ये अधिकार देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों से लिया जिनके पुरखों ने हमारा अधिकार छीन लिया था। कौन थे? क्योंकि यह जब लोकसभा में पारित किया बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान, तब एक एक पॉइंट के ऊपर डिबेट और डिस्कशन हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे बाबा साहब ने बोला था कि हमारे लोग असमान हैं। अभी मैं भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दे रहा हूं। कल तक तुम्हारे पुरखे हमारे लोगों को बराबरी में बैठने नहीं देते थे। क्या मैं तुम्हारे बराबरी में बैठने के लिए मेरे लोगों को ये अधिकार दे रहा हूं? क्या तुम्हें कबूल है? क्या तुम्हें मंजूर है? उन लोगों ने बोला हमें कबूल है। उनके पुरखों ने मनुस्मृति बनाई थे। उस मनुस्मृति में हमारे पुरखों की सहमति नहीं ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों की सहमति ले और उस सहमति से पारित करवाया संविधान। और उस संविधान में उन लोगों को बोला कि कल आप पलटी मार सकते हो, इसलिए उस संविधान में आप लोगों को हस्ताक्षर करना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के पन्नों पर उन लोगों का हस्ताक्षर करवाया ना हस्ताक्षर। जब उन लोगों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए, तो क्या उस हस्ताक्षर करने वाले लोग जब पार्लियामेंट में गए थे और जब इसके ऊपर चर्चा चल रही थी और बाबा साहब समझा रहे थे, तब क्या वो लोग भांग पी के बैठे थे, नशे में थे? क्या उसने सब कबूल कर लिया? नशे में नहीं बैठे थे, कन्विंस कराया। और उस समय पे सबसे ज्यादा ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल लोग संविधान सभा में थे, लोकसभा में थे, राज्यसभा में थे, दोनों सदन में थे। और बाबा साहब ने उनको कन्विंस कराया, उस इंटेलेक्चुअल लोगों को। इतने सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को, बैरिस्टर लोगों को, सैकड़ों बैरिस्टर थे वहां संविधान पार्लियामेंट में। उस सैकड़ों के सामने एक बाबा साहब अम्बेडकर ने टक्कर लिया था। कहाँ गया तुम्हारा मेरिट? उस मेरिट को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक झटके में खत्म कर दिया, तुम्हारा कोई मेरिट नहीं। और यह अधिकार दिलाया। और जब यह अधिकार हम लोगों को दिलाया और आज ये अधिकार हम लोगों को मिल गया, क्या इस अधिकार लेने के लिए आप में से बैठे हुए किसी ने आंदोलन किया? कोई सहभागी थे? कोई नहीं थे।
इतना महान अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिलाया है, ये हमको मुफ्त में मिल गया, इसलिए हमें कदर नहीं है, कीमत नहीं है। इस अधिकार की कीमत आपको पूछनी है तो नेल्सन मंडेला के लोगों को पूछो, ब्लैक लोगों को पूछो, उनको पता है। उन लोगों ने 27 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रह के आंदोलन चलाया, कितने काले लोग शहीद हो गए, तब उनको इतने अधिकार मिले थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार एक झटके में बुद्धि से इस्तेमाल करके हम लोगों को दे दिया। उस अधिकार की रक्षा कर सकते हैं हम। हमने अभी शपथ ली, क्या इसकी हम रक्षा कर सकते हैं? कल तक आपको जानकारी नहीं थी, आप ना समझ थे, आज आपको जानकारी मिली, आज समझदार बन गए। ना समझ लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समझदार लोग अगर समझदारी का काम नहीं करेंगे तो उसको पागल ही बोला जाएगा ना, गद्दारी बोला जाएगा, गद्दार बोला जाएगा। आज का संविधान दिन हम लोग मना रहे हैं, इसलिए मैं संविधान के संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये अधिकार की रक्षा हमको करनी होगी। और यह संविधान की रक्षा करने के लिए भारत में संगठन एक कार्य करता है, जो संगठन का नाम है वामसेप। क्यों वामसेप संगठन बनाया गया? काय के लिए बनाया गया? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एजुकेटेड लोगों को जो अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, और नौकरी में जाने के बाद हमारे लोगों को नौकरी मिली। जब नौकरी लेने के जाते हैं तब सबसे पहले फाइल में कौन सा चीज रखते हैं? कास्ट सर्टिफिकेट रखते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट रखते हैं ना, पहले कास्ट सर्टिफिकेट रखते हैं, और कास्ट के माध्यम से नौकरी मिली है, व्यक्ति के माध्यम से नहीं मिली है। जब कास्ट के माध्यम से आपको नौकरी मिली है तो आपको कास्ट की रक्षा करने के लिए वहां नौकरी बाबा साहब ने दी है ना। कास्ट की रक्षा करने के लिए आपको बाबा साहब ने नौकरी दी है। उस नौकरी के ऊपर बाबा साहब ने कास्ट का अधिकार रखा है, समाज का अधिकार रखा है, आपका अधिकार नहीं है। यह अधिकार हमको मिल गया। जैसे हमारे लोगों को नौकरी मिल जाती है, नौकरी मिलने के बाद बाबा साहब ने सोचा कि मैं जैसे समाज का काम कर रहा हूं वैसे ही समाज का आंदोलन चलाएगा, समाज का काम करेगा। लेकिन जैसे हमारे लोगों को नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद ये हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये पढ़ा लिखा वर्ग यहाँ जुड़ा हुआ था समाज के साथ। जैसे उसको नौकरी मिली प्रशासन में, तो यहाँ प्रशासन में ब्राह्मणों का कब्जा था, तो सीधा यहाँ ब्राह्मणों के साथ उसका मेल मिलाप हुआ कि नहीं हुआ? जैसे उसके साथ मेल मिलाप हुआ तो यहाँ इनकी बुराई थी वो हमारे लोगों ने ले ली, और समाज का काम करना था। समाज का काम करने के लिए यहाँ से यहाँ आना था, लेकिन यहाँ आके उनके साथ मिल गया, और उनके साथ मिलने के बाद इस व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहा है, पढ़ा लिखा वर्ग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग को जब नौकरी मिल जाती है तब लगता है कि मुझे अच्छा टेबल मिलना चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। तो अच्छा टेबल और प्रमोशन देने का अधिकार प्रशासन में तो ब्राह्मणों का वर्चस्व, तो वो ब्राह्मण अधिकारी उसको बोलेगा तेरे को प्रमोशन चाहिए, 1 साल में मैं तेरे को प्रमोशन दे दूंगा। तो वैष्णो देवी की मन्नत मान, खुला पैर पे तो चढ़ के जाएगा, तेरे परिवार के साथ जाएगा, और वो मन्नत पूरी करके आएगा, फिर इसका प्रचार करेगा, तेरी नौकरी, तेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा। हमारे आदमी ने लालच में आके ये व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। जैसे हमारा पढ़ा लिखा आदमी ये ब्राह्मणों की चुंगल में फंस के
उसकी व्यवस्था बचाने का काम करते हैं। अगर वो मंदिर में नमन करेगा, पढ़ा लिखा आदमी कार लेके जाके, तो अनपढ़ लोग उसका अनुकरण करते, अनुसरण करते। ये जो बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर अपेक्षा की थी, लेकिन इस पढ़े लिखे लोगों ने ये काम नहीं करने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब ने धोखेबाज कहा। जब बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा है, तब कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोगों को ऐसा झटका लगा कि बाबा साहब ने हमको धोखेबाज क्यों कहा है। तब ऐसे पढ़े लिखे 40 लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन का उन लोगों ने नाम दिया बाम से कि ये कर्मचारी को संगठन होगा, लेकिन ये कर्मचारी की समस्या का समाधान करने के लिए काम नहीं करेगा, ये समाज को जागरूक करने का काम करेगा। ये बाबा साहब का जो कर्जा है, बाबा साहब का जो ऋण है, बाबा साहब ने जो हमको संवैधानिक अधिकार दिया है, उस संविधान की रक्षा करेगा, समाज की रक्षा करेगा, समाज को जागरूक करने का काम करेगा। ये बामसेफ संगठन कर रहा है। आज बामसेफ संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी कमाई का 5% से भी ज्यादा खर्चा समाज के लिए कर रहा है। बाबा साहब ने 5% कहा है, ये 5% कर रहा है। कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो 5% समाज के लिए खर्चा कर रहे हैं। ये पेबैक टू सोसाइटी का जो आंदोलन है, वो बामसेफ के माध्यम से हम चला रहे हैं और उसके माध्यम से हमारी अलग अलग विगे ये जो कार्य होते हैं, एक है एम्प्लॉय का और दूसरा है नॉन एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय आंदोलन नहीं कर सकता है और आंदोलन किए बगैर हमारे समस्या का समाधान हो नहीं सकता है। इसलिए समस्याओं की समाधान करने के लिए आंदोलन करना होगा और आंदोलन करने के लिए नॉन एम्प्लॉय को तैयार करना होगा। इसलिए नॉन एम्प्लॉय का संगठन बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, विद्यार्थी परिषद, महिला संघ, किसान मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, ये सभी संगठन हम लोगों ने निर्माण किया, क्योंकि यही संगठनों के माध्यम से उस समाज में जागृति आएगी, वो आंदोलन करेगा और आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित होगा और जब जन आंदोलन में परिवर्तित होगा तो समस्या का समाधान होगा। साथियों, आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे महान एक 5वां जो अधिकार दिया है, वो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में कि कल तक राजा बनाने का अधिकार ब्राह्मण के पास था। जब तक ब्राह्मण राज तिलक नहीं करता था, तब तक कोई भी राजा नहीं बन सकता था। राज तिलक करने के लिए ब्राह्मण ऐसे कुर्सी पे बैठता था और राजा जमीन पे बैठता था, और जैसे उसको राज तिलक ब्राह्मण करता था, राजा उसके सर के ऊपर का ताज और उसके हाथ में वो तलवार है वो ब्राह्मण के चरणों में रख देता था, और जैसे वो ब्राह्मण के चरणों में ताज और तलवार रख देते था, ब्राह्मण उसको आशीर्वाद देता था और वो राजा का शीश उसकी चरण में झुक जाता था। और जिसका शीश अगर झुक जाता है, जिसका सर अगर किसी के सामने झुक जाता है, इसने अपने आप को उसको सरेंडर कर दिया। राजा ब्राह्मण को अपने आप को सरेंडर करता था, तो राजा कौन बना? राजा तो ब्राह्मण ही बना ने। इसका इतना महान अधिकार, जो बड़ा अधिकार था, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही झटके में छीन लिया कि अब राजा बनाने का अधिकार, साहब ने जैसे बताया कि जिन बच्चों की उम्र 21 साल की होगी और 21 साल के बाद उसको वोट देने का अधिकार होगा, और जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो राजा बनेगा। सबसे बड़ा अधिकार दिया राजा बनने का, और वह ब्राह्मण का सबसे बड़ा अधिकार राजा बनाने का छीन लिया। ब्राह्मण राजा बनाता नहीं था, राजा को नॉमिनेट करता था। नॉमिनेट करने का अधिकार ब्राह्मण के पास था। इतना महान अधिकार बाबा साहब ने उससे छीन लिया, तो क्या उसको दर्द नहीं होगा?
उसको दर्द तो होगा। इतना महान अधिकार अगर बाबा साहब ने उससे छीन लिया, उसको दर्द होगा। और वो अपना दर्द उजागर करते हैं, और उजागर करने के लिए संविधान को जलाते हैं संविधान को। दर्द उजागर करते हैं कि हमारा इतना महान अधिकार इस आंबेडकर ने छीन लिया। वो दर्द उजागर करता है। लेकिन संविधान जलाने वाले जो ब्राह्मण हैं, उसको ये पता नहीं है कि जिस संविधान को वो जला रहे हैं, उस संविधान में जो हस्ताक्षर किया है वो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी किया है, वो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी किया है, और तुम्हारे बाप दादा ने उसको पारित किया था। इसका मतलब तुम भारत का संविधान नहीं जलाते हो, तुम्हारे बाप दादाओं को भी साथ में जलाने का काम करते हो। तो जो अपना बाप दादा को जलाने का काम करता है, क्या वो आपका कल्याण कर सकता है? कभी वो कभी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, ये हक और अधिकार की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें कैसे लड़नी है वो आपको डिसाइड करना होगा। दूसरा जो हमारा विषय है, बिरसा मुंडा जी के संदर्भ में जो हमारा 15 तारीख को कार्यक्रम होने वाला था, वो कार्यक्रम हम लोगों ने पोस्टपोन करके आज 26 तारीख को इस कार्यक्रम को हम लोगों ने दोनों जॉइंट में कार्यक्रम आयोजित किया। क्या जानते हैं हम लोग बिरसा मुंडा को? क्या हमको जानकारी है उसकी? 1765 से लेके 1948 तक, 1947 तक कम से कम आदिवासी लोगों का विद्रोह, आंदोलन या संघर्ष 100 हुआ है। 100 विद्रोह हुआ है, 100 आंदोलन हुआ है। लेकिन भारत तो चले गए। उसके बाद जो भी आंदोलन हुए हैं वो सबसे ज्यादा हुए, क्योंकि 1765 से लेके 1948 तक कम से कम 180 से ज्यादा जो आंदोलन हुए थे और वो रजिस्टर हुए। और ये 80 साल में 100 आंदोलन हुए। इसका मतलब अंग्रेज के शासन में कम आंदोलन करने पड़े, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किया, समाधान किया। लेकिन आज़ादी के बाद आज़ाद हो गए, समानता का अधिकार मिल गया, संविधान मिल गया, सब कुछ मिल गया। फिर भी आदिवासी लोगों ने अपना संग्राम जारी रखा और कम से कम 100 संग्राम हुए। ये किसके विरोध में संग्राम किया, किसके विरोध में आंदोलन किया? क्या आदिवासी के लिए लड़ा? बताया जाता है कि बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन किया अंग्रेजों के विरुद्ध में। एक बार इसकी मान लेते चलो। लेकिन अंग्रेज जाने के बाद 100 आंदोलन करने पड़े आदिवासियों को। तो कौन से अंग्रेज थे भाई? जवाब दो। आजादी के बाद 100 आंदोलन आदिवासी भाइयों को करना पड़ता है। जो पहले भी जल जंगल जमीन का आंदोलन था, आज भी जंगल का आंदोलन हो रहा है। अंग्रेज के समय पे वही आंदोलन चलता था, अभी भी वही आंदोलन चल रहा है। उस समय पे बोला जाता था कि अंग्रेज लोग विदेशी है, और आज अंग्रेजों से आजाद हो गए। क्या आज हमारे आंदोलन कम हुए? आंदोलन बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? काय के लिए बढ़ गए? क्या हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आजादी ले प्राप्त हुई, कि हमारी समस्या का समाधान एज इट इज रखने के लिए आजादी ली है? किसके लिए लिया? ये जो आजादी का आंदोलन था, उस आजादी के आंदोलन में आजाद कौन हुए? अगर हम लोग मूल निवासी के लोग आजाद हुए होते तो क्या आज भी हमको जल जमीन और जंगल का आंदोलन करना पड़ता?
आज भी हमारे लोग प्रताड़ित हैं। आज तो अंग्रेज नहीं है। इसका मतलब बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था वो आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में, उसके साथ साथ में अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेज के जो दलाल थे। तो उस समय पे पढ़े लिखे कौन थे भाई? पढ़ने लिखने का अधिकार तो शूद्र को नहीं था, मूल निवासियों को नहीं था। तो सबसे पहले अंग्रेजों के पास एजुकेशन ब्राह्मणों ने लिया। जब ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से एजुकेशन लिया, अंग्रेजी सीखा, तो प्रशासन में हो गए, न्याय तंत्र में हो गए। और प्रशासन में जाने के बाद अंग्रेजों को बोला कि इन लोगों को प्रताड़ित करो। अगर ऐसा नहीं होता तो आज कम से कम हम लोगों को उससे मुक्ति मिल जाती। आज हमें मुक्ति नहीं मिलती। इसका कारण है कि पहले भी हम ब्राह्मणों से प्रताड़ित थे, आज भी हम उससे प्रताड़ित हैं। तो ब्राह्मण हमको क्यों प्रताड़ित करना चाहते हैं भाई? क्या कारण है? कारण एक ही है कि अगर वो मूल निवासी होता तो मूल निवासी को प्रताड़ित नहीं करता। डीएनए के रिसर्च के आधार पर यह साबित हो गया है कि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है, वो विदेशी है और विदेश से आया है। जब वो विदेशी है तो अंग्रेज भी विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी थे। इसका मतलब कि गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन ये काले अंग्रेज अभी तक इधर जिंदा है। और इसी की वजह से आज शासन, प्रशासन और न्याय तंत्र में 80% से ज़्यादा कब्जा इन लोगों का होने की वजह से हमारे आदमी रिजर्वेशन के माध्यम से अगर नौकरी में जाते हैं तो प्रशासन में हमारी भागीदारी एग्जाम्पल के तौर में मान लो 20% हम मान के चलते 20% होगी। जब प्रशासन में हम 20% है तो इसका मतलब 80% भागीदारी किसकी? 80% तो ब्राह्मणों की है। इसका मतलब कि प्रशासन में उसकी मेजोरिटी है। जब प्रशासन में उसकी मेजोरिटी है तो उसकी मेजोरिटी होने के कारण उसका यूनियन मजबूत होता है, उसका काम सब कुछ होता है। हम लोग व्यवस्था में सामाजिक तौर पे हम लोग मेजोरिटी में है। सामाजिक हमारी भागीदारी हम लोग SC ST OBC 74%, 75% है। यहाँ हमारी मेजोरिटी है, यहाँ भी हम प्रताड़ित होते हैं और प्रशासन और न्यायपालिका में भी हमारे लोग प्रताड़ित होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा कर्मचारी भाई ऐसा सोचता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, समाज के लोग भी बोलता है हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। अब दोनों के साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय इसलिए हो रहा है कि जो हमारा कर्मचारी भाई है, हमारा जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो पढ़ा लिखा आदमी जब तक नीचे समाज को तैयार नहीं करेगा, समाज को संगठित नहीं करेगा, संगठन शक्ति निर्माण नहीं करेगा, तब तक ना उसकी समस्या का समाधान होगा ना हमारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए हमारा जो कर्मचारी भाई है जिसने समाज से नाता तोड़ दिया है और समाज से नाता तोड़ के यहाँ जुड़ गया है, बामसेफ संगठन इसको नीचे लाके समाज के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये जोड़ने का काम कर रहा है। आप समाज के साथ जुड़ जाओ, समाज की समस्या आपकी समस्या और आपकी समस्या समाज की समस्या बनेगी। जब आपको नौकरी में प्रताड़ित करेगा, आप समाज के साथ जुड़ जाओगे, समाज को संगठित करोगे। आप नौकरी में 5 लोग हैं लेकिन समाज में 75 लोग हैं। अगर समाज के साथ अगर आपका तालमेल हो जाता है तो आप 5 हैं और समाज में आके बोलोगे तो समाज के 100 लोग आके आपकी मदद करेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से प्रशासनिक अधिकार जो आपको प्रेशर करता था वो दबाव में आ जाएगा। जब वो दबाव में आ जाएगा तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, तभी हो सकता है। शर्त यह है कि आप लोगों को ये काम करना होगा। साथियों, अभी हमारा 38वां बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन वर्चुअल होने जा रहा है। इस वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं आप लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अपील करना चाहता हूं
कि आप लोगों को घर पे जाकर ये 26 तारीख से लेके 6 दिसंबर तक हम आत्म सम्मान दिन मनाना चाहते हैं, स्वाभिमान दिन मनाना चाहते हैं, संविधान दिन मनाना चाहते हैं। इस आत्म सम्मान दिन के तहत आप लोगों को पे बैक टू सोसाइटी फंड देना होगा और इसके लिए हर हमारे आदमी को पर डे कम से कम समाज का संवाद और संपर्क करके पर डे 2000 रुपया कलेक्शन करके संगठन को देना होगा, क्योंकि भारत में एकमात्र संगठन है बामसेफ, जो बामसेफ संगठन ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, बाकी कोई कर नहीं सकता है। और इसका राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के लिए आप लोगों को, अगर कर्मचारी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 1500 रुपये का। अगर आप नॉन कर्मचारी है, आप भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़ा है, तो आपको 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और नॉन एम्प्लॉय है 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ साथ में आपको समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी फंड आप लोग 100, 200, 500, 1000 जितना देना चाहे आप लोगों को ये देना होगा और ये आप लोग करोगे और संविधान दिन हफ्ता तक हम मनाएंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। बोल 85, बोल 85। साथियों, समापन के पहले हमारा जो कार्यक्रम है, नहीं इसमें आप लोगों को नहीं लगता, ये जो अगला कार्यक्रम है इसके लिए हम तैयारी करेंगे। नहीं है ये अपना वाला माइक। इसके पहले की कुछ सूचनाएं हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, शांतिपूर्वक जाएंगे और बाबा साहब की प्रतिमा के पास हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद वही समापन होगा, वहाँ से आप लोग शांतिपूर्वक अपने अपने प्रस्थान करेंगे अपने गांव घर के लिए। इसके पहले कि आपको लोगों की एक सूचना है, हमारे रूपनारायण साहब कुछ बताना चाह रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। साथियों, यहाँ पे 2000 कुर्सी है। इधर जो राइट में लेफ्ट में लगी हुई कुर्सी है वो 2000 है और बहुत सारे साथियों के पास में स्मार्टफोन है। इधर देखिए दाहिने साइड में ये 2 फ्लैक्सी दिख रहा है, इधर टंगा हुआ। अगर ईमानदारी से आप सब यहाँ पे जिनके पास में स्मार्टफोन है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो 2000 प्लस आज के डेट में सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। तो साथियों, अपने मूल निवासी होने का, अपने ईमानदार होने का और सब्सक्राइब करने का जरूर काम करें। इधर आपको अक्षर पढ़ने में दिक्कत होगा तो यहाँ पे बैनर पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब करें। तीनों चैनल को MNTV, M क्रांति, MMTV, मूल निवासी मार्शल, ये 3 सोशल मीडिया का चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। आज संविधान दिवस के अवसर पे, बिरसा मुंडा के जयंती का अवसर पे, ये पहला सूचना है साथियों। दूसरा सूचना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर में मूल निवासी पब्लिकेशन की किताब बिक रही है। जिन भी साथियों को और भी समाज के व्यवस्था के बारे में जानना है, समझना है, बहुत सारी किताब यहाँ पे दाहिने साइड में बिक रही है, आप वो किताब लेंगे। तीसरी सूचना है साथियों, माल्यार्पण के लिए मान्यवर बिलासुस तिग्गा जी, मान्यवर धर्मो एक्का जी अगुवाई करेंगे। हमारे बजनिया वाले भाई अपनी बाजा को ढोएंगे और समस्त साथी लोग यहाँ से बड़े हर्षोल्लास, धूमधाम और रंगारंग स्टाइल में माल्यार्पण के लिए चौक साइड में जाएंगे। तो मान्यवर धर्मो एक्का साहब और बिलासुस तिग्गा जी, आप अगुवाई करने का काम शुरू करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साथियों, थोड़ा सा रुके रहिए। थोड़ी देर सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर और बड़े रूप में किया जा रहा है, लेकिन जिस रूप में किया जा रहा है उस रूप में आर्थिक सहयोग नहीं आ रहा है।
अभी भी हमें काफ़ी बड़ा अमाउंट पेमेंट करना रह गया है। हम लोग चाहेंगे कि सभी साथी जो इस आंदोलन को समझते हैं, आप सभी से आग्रह करेंगे कि अभी भी हमको कुछ पैसे जमा करने होंगे। अगर सभी लोग सहयोग करेंगे तो जो पेमेंट करना है वो सब कुछ हो सकता है। और इसके लिए हम तो साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि अभी जो भी आपके सहयोग में जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए साथी इधर सामने में गमछा बिछा रहे हैं, उसमें आप लोग अपने स्वेच्छा से अपना दान देंगे। जो राशि आप देंगे उससे हमारे इस कार्यक्रम के जो आवश्यकता है वो पूर्ति होगी। और अभी जितना भी हमें मिला हुआ है उस निधि को हम हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं राठौर साहब के हाथ में सुपुर्द करेंगे। और निधि जो जिनके पास है, साथियों से आग्रह करता हूं कि अपना निधि लेकर के इधर स्टेज की तरफ आ जाएं। सभी जिला के और कार्यकर्ता सभी इधर आ जाएं। और अधिवेशन फॉर्म यहाँ पर लाया गया है, उसको लेते जाएंगे।